हेलो बच्चों, वेलकम टू द साउंड कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है साउंड कुमार और प्यार से आप मुझे एस के सर के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हम अपने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के ग्राफ के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उससे आगे का कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों को जितना पढ़ा है उन सभी का आप लोगों ने रिविजन कर लिया है। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जिससे आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं ख़राब करते हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, जो सब लोगों ने की थी, उसका फाइनली रिजल्ट आ गया है। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने कल इस्तीफ़ा दे दिया था। मतलब दोपहर को इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने, दोपहर लगभग शायद 3 बजे के टाइम पे। तो ये एक जेनजीज के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों के लिए जिन जिन लोगों ने इन सब में प्रोटेस्ट में भाग लिया था। और छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे हमें ये नहीं मिलता कि हमने किसी को झुका दिया। हमें बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं रखनी है। हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि बस एजुकेशन में थोड़ा सा कुछ हमने बदलाव करने की सोची है। अब आगे चल के अगर कुछ गलत होता है तो लोग आवाज़ तो उठाने की सोचेंगे। तो उसी हिसाब से हमें ये नहीं सोचना कि हमने किसी को झुका दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं कि झुकाने वाला चाहिए, मतलब झुकते तो सब हैं। लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। तो आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जो हो रहा है वो सही है। बाकी अब वो चले गए हैं तो कोई दूसरा नए बनेंगे एजुकेशन मिनिस्टर, और शायद बन भी गए हैं, प्रहलाद जायसवाल शायद वो बने हैं। वो भी अच्छे ही हैं शायद। चलो ठीक है, बनते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए मैं बता दूं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था, और उसके ग्राफ के बारे में भी बता दिया था लास्ट लेक्चर तक। अब आज पढ़ेंगे हम उसके आगे का। पहले तो करवाएंगे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सही है। एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों को कर लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के बिना भी ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। पहले सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कुछ चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, सब आपको पिछले चले कुछ जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है उन सब का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ इस लेक्चर में, सही है। थोड़े बहुत क्वेश्चन भी बता दूंगा, फिर उसके बाद हम आज मेन टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में जितने भी लॉ हैं वो हम उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहला जो अपना मेन ही आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। गैसियस लॉ जो आते हैं, ठीक है, इनमें आते हैं सब, वो वाले आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, ठीक। पहले से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको बताने कि इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन गिवन, इनमें से कितने किसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक। पहले मैं अगर सवाल ले लूँ यहाँ पर तो 0.000253। दूसरा मैं अगर ले लूँ यहाँ पर 595। तीसरा मैं अगर यहाँ पर ले लूँ तो 6000। चौथा अगर मैं यहाँ पर ले लूँ आपके लिए मान लो 7.341। पाँचवा मैं अगर यहाँ पर ले लूँ तो 5.012, ठीक है। छठा अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो 7012। इनमें सब में आप लोगों को बताना कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि आप लोगों के हर एक रूल बताया था, हर एक रूल आपके लिए समझाया गया था रीड के माध्यम से भी, और लेक्चर में भी आपको सब समझाया गया था। तो बताओ, देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो है आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 है, क्योंकि इधर के हम 0 को काउंट नहीं करते हैं। दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो इसमें भी आपके 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और तीसरे वाले में अगर देखें तो ये 0 होते हैं इधर के, वो उन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। यानी कि इसमें 6 जो है, यानी कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल 6, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसमें आप गिनेंगे तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके प्रेजेंट है इसमें, ठीक। वहीं अगर हम पाँचवें वाले की बात करें तो 1 2 3 4, इसमें हम एक पॉइंट लगा, इसलिए ये वाले भी 0 को कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके 3 और 1 4 हैं इसमें। इसमें भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो है 4, क्योंकि इसके अगर बीच में मैंने एक रूल भी आप लोग को लिखवाया होगा कि ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो वो सब भी देखो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, सही। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, एक और मैं आपको देता हूँ सवाल 7वें नंबर वाला, कि 7.432 गुणा 10 की घात में 5, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर?
तो ये भी मैंने आपके लिए बताया था, ये मतलब पावर वाला रूल था। इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें देखना होता केवल इतने को, यानी कि 1 2 3 4, इसमें जो है आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके प्रेजेंट है स्टूडेंट, ठीक है। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके प्रेजेंट हैं, ठीक। ठीक है सर, समझ गए। अब एक क्वेश्चन आपको ये वाला ही करना है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन कि नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ molecules, number of moles and number of molecules in 1.4187 liter of SO2, liter of SO2 8 STP, 8 STP respectively are, respectively are, ठीक है। बताओ इसका सोल्यूशन बताओ लोग, ठीक है। इसका आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। बताओ कि इसका आंसर जो है वो क्या है। देखो, हमसे क्वेश्चन को हमें पहले से पढ़ना चाहिए सही से। सबसे पहले हमारे काम क्या होता है कि क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें कि नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.4187 लीटर ऑफ SO2, मतलब 1.4187 लीटर ऑफ SO2, मतलब SO2 में कितने मोल्स हैं और कितने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। 8 STP पर हमें बताने हैं, ठीक है। तो STP पर भी आपको पता है कि टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, हम सीधे वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, कितना दे रखा है 1.4187 अपन में। STP में हमारे लिए कितना मतलब वॉल्यूम होता है, जो न्यू STP है उसके हिसाब से होता है 22.7 लीटर, ठीक है। तो हम 22.7 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। अभी हम इसे काटा पीटी करेंगे तो यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। और जब हम यहाँ पर मतलब ये वाला भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, वो तो देखो मैंने सब एक साथ ही कर लिया, सही है। क्योंकि यार हमें पॉइंट हटाए तो ये 4 जीरो बढ़ेंगे, लेकिन मैंने ए वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर एक बड़ा, ऐसे मैं यहाँ पर पूरे करके दिखा दे रहा। ऊपर एक बड़ा था, ठीक है। जब मैंने ए वाला पॉइंट हटाया तो ऊपर एक बड़ा, इस जीरो से ए वाला काट दिया तो यानी कि 10 की याद 3 ही बची हमारी कुल मिला के, ठीक है। कुल मिला के हमारी 10 की याद 3 ही बची है यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे 14,187 को 22/7 से मतलब काटेंगे 227 से, तो इसे पूरा जब आप काटेंगे तो आपको मतलब कुल मिला करके इतना आ गया है अपॉन में 22,000, मतलब 22 इतना आ गया अपने पास, ठीक है। इतना आ गया है, ठीक। अब जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कुल मिलाकर कितना आएगा 0.063 अप्रोक्सीमेटली काट के जब आप काटेंगे तो इसका इतना जो आएगा निकल के आएगा, ठीक है। ये जो हो गया आपके मोल निकल के आ गया, ठीक है। मोल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, मैंने कुछ नहीं किया कि गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम जो भी होता है, ठीक है। STP जो होता है या तो हम 22.4 ले सकते हैं, अपन न्यू STP के हिसाब से आप 22.7 लीटर ले सकते हैं। मैंने 22.7 न्यू STP के हिसाब से लिया क्योंकि इससे 22.7 से आपका कट भी जाएगा। अगर मैं 22.4 लेता तो यहाँ पर हमारी जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमसे इसी में कह रहा है कि हमें मॉलिक्यूल भी बताने हैं। क्या बताना है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स बताने हैं हमें, ठीक है। मॉलिक्यूल कितने क्या हैं इसमें प्रेजेंट है वो हमें बताने हैं। तो सर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ए जो आपकी वैल्यू निकल के आई है 0.0632, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। आप होगा तो नंबर से 6 गुणा 10 की घात 23 से करनी है, यही हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल हो जाएंगे, सही है। तो ये हो गया आपका आंसर, इससे मॉलिक्यूल भी आपके निकल गए, ठीक। नोट करते रहो मेरे साथ साथ, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक। करते रहो। ओके सर, ओके सर। अरे कितना बात लगे तुम्हारे के लगे। इनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन बताने हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है यार। प्रेजेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। केवल एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बताने की, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। CO Cn माइनस, मैं लिख दे रहा हूँ CO Cn माइनस, ठीक है। और NO प्लस, और D वाला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा C2 2 माइनस, C2 2 माइनस। देखो सिंपल बात, देखो
इन सभी में आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताओ मुझे देख करके और कैलकुलेट करके, जल्दी से लिखो, जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड, 10 सेकंड में आपको ये सवाल सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है। 10 सेकंड है आपके साथ, और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि अभी 10 मिनट का हमारा लेक्चर भी हो चुका है और आपके पास 10 सेकंड भी है। 10 सेकंड होने वाले हैं पूरे, 10 सेकंड होने वाले हैं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो आपका टाइम पूरा हुआ, अगर कर पाते तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। कार्बन के 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के हो जाएंगे 8, यानी 6 + 8 कुल मिलाकर के हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रेजेंट है। वहीं अगर CN- में अगर आप देखें तो सी के हो जाएंगे 6 और नाइट्रोजन के हो जाएंगे 7, माइनस का 1 है तो यानी कि प्लस होगा 1, यानी कि 7 6 13 और 1 14, इसमें भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वहीं अगर आप नाइट्रोजन में देखें तो यहाँ इसका होता है, नाइट्रोजन के में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8, क्योंकि प्लस का 1 चार्ज है तो यानी कि माइनस हो जाएगा। तो 7 और 8 15, और 15 में से एक गया बचे 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर देखूँ ये सवाल की C2 - यानी कि एक कार्बन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन है तो यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, और जब माइनस का एक साइन है तो यानी कि -2 जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12 और फिर 12 और 2 14। अब इस क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को क्या सीख मिली कि मैंने आपसे मतलब एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और मैंने आपको 4 मतलब क्वेश्चन दिए, उसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और सबका सेम आंसर आया है, ठीक है। इसका भी 14 आया है, इसका भी 14 आया है, इसका भी 14 आया है, इसका भी 14 आया है। कई बार जो होते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर हमें पेपर ऐसा सेट करके देता है कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो जैसे मतलब पहले का भी बी ऑप्शन है, ठीक है, दूसरे का भी बी ऑप्शन आ जाता है, तीसरे का भी बी ऑप्शन आ जाता है, चौथे का भी बी ऑप्शन आ जाता है, पांचवा का भी बी ऑप्शन आ जाता है। तो कई बार हम खुद पर डाउट करने लगते हैं कि क्या हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पेपर में भी, तो ऐसी आपको थिंकिंग बनानी है कि खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि हम अपना सवाल सही कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर भी कर रहे हैं, देखो पहला तो बच्चों ने किया होगा कि उनका देखो 14 इलेक्ट्रॉन आया आंसर, ठीक है। दूसरी बार जब उन्होंने किया होगा CN- का, तो उनका भी 14 आया, ठीक है, उनने चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने तीसरा किया होगा उसका भी 14 आया, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बोले कहीं हम पे गलत तो नहीं हो रही, बोले सबका 14 14 क्यों आ रहा आंसर। तो ये सब अप्रोच होती है कि कैसे कैसे क्या बच्चे को कंफ्यूज किया जाए। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अप्रोच देनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। ये भी एक कॉन्सेप्ट बता दिया। और जैसे कि अब आपको एक कॉन्सेप्ट ही बता दें, इसमें जब सभी के 14 14 इलेक्ट्रॉन आए, अगर मैं इन 14 मतलब चारों को एक ही बात में बोलना चाहूँ, मतलब एक ही शब्द में बोलना चाहूँ, तो मैं इन्हें क्या बोलूंगा, मैं इन्हें बोलूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलूंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुका था, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि इन सभी में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। देखो आपको पेपर का सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि कैसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे करके पेपर में आपको सॉल्व करना है। ओके 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 ओके। फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर, टेम्परेचर T एंड गैस कांस्टेंट R। क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके सामने धमाकेदार आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इतना नोट कर लो पहले। क्वेश्चन है 7 करोड़ का, सही है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मान जाएंगे हम, ओके। इजी सा सवाल बनाना है आपके लिए विथ 4 ऑप्शन के साथ। 1 ATM इज इक्वल टू कितने बार के बराबर होता है। ये तो अगर आपने कल जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने कल से ध्यान से क्लास देखी तो ही आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि रटन तो बच्चे। हाँ ये तो बात है कि हाँ आज का सवाल है, जो सवाल है रटने वाले वही करेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। 760 मैंने लिख दिया यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा लिख दिया मैंने आपको 76, तीसरा मैंने लिख दिया 1.013, पांचवा मैंने वो चौथा मैंने लिख दिया चौथा, पांचवा कहाँ आ गया यार, तीसरे बाद सीधे पांचवा, बहुत आगे चल रहा, ठीक है। जल्दी से बताओ कि एक एटीएम हमारा किसके बराबर होता है, कितने बार के बराबर होता है। एक एटीएम जो है हमारा कितने बार के बराबर होता है। ऑप्शन ए 760, बी जो है 76, तीसरा जो है आपका 1.013 और चौथा जो है आपका वो आपके सामने 1000 है, ठीक है। जल्दी से बताओ जल्दी से कि कितने के बराबर है, तो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आपका टाइम ओवर होने वाला है, 3 सेकंड बचे हैं, 1 2 3, ठीक। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.013, ठीक। इसका यही वाला आंसर होगा, रटने की जरूरत है क्योंकि ये आगे चल के क्वेश्चन में आपके लिए काम आएगा, ठीक। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने भर देता हूँ अभी बना के कि अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट used to measure, used to measure, used to measure air pressure is called, used to measure air pressure is called। बताना है आपको, 4 ऑप्शन है आपके साथ दिए हुए। कौन कौन से ऑप्शन आपके भाई साहब, ऑप्शन दिखा दे मेरे लाल। ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका वो है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग
मैनोमीटर। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, आपका लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर, ठीक है। चौथा वाला जो है आपका वो है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर। जल्दी से बताओ, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पर धमाकेदार। अगर जितने बच्चों ने इसका अच्छा जवाब दिया तो मान लो उनके लिए गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा उनके लिए। जल्दी से देखो और बताओ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जो सॉरी 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 बच्चों, क्योंकि वो गलती से मेरा पैर लग गया था स्टेज में, तो वो सब कैमरा वैमरा हो गया था अलग। लेकिन अभी कोई बात नहीं, आपके लिए सब ठीक हो गया, मैंने अच्छे से कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बताओ हमारे कि क्वेश्चन के नाम से क्या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एयर के प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, डी बैरोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सर, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। और आपको पता है कि ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ही कहाँ पर भी लिख लो, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ऐसा यूनिट जो होती है प्रेशर की वो होती है पास्कल, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होती है आपकी ऐसा यूनिट किसकी, प्रेशर की होती है, ठीक है। ओके ओके सर, एक एक बात आपकी समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो ओके बढ़िया बात है। तो ये आज के हमने क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस करवा दिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसियस लॉ, ठीक है। हेडिंग डाल लेना अपनी कॉपी में गैसियस लॉ। इतना अगर कॉपी कर लिया तो मैं इसके लिए इरेज कर दूं। छाप लिया, नहीं छाप लिया, छाप लो जल्दी से। एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। मैं साइड हट गया हूँ, देखो जल्दी से छाप लो, देखो। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं गैसियस लॉ की मेन बात जो थी। 15 मिनट तक हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना करना था, वो मैंने आपको करा दिया। ओके ओके सर, ओके। अभी करते हैं इरेज, ठीक है, क्योंकि पिछले जितने भी लेक्चर था मैंने सब आपको रिवीजन करवा दिया। और आइडियल गैस इक्वेशन की रही बात, वो भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कल मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। पीवी इज इक्वल टू यहाँ पर पी है प्रेशर, बी ए वॉल्यूम, मैंने नंबर मोल्स, और आर जो है गैस कॉन्स्टेंट, टी जो है वो टेम्परेचर। जब आपका पी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और आप ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, तो इसका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। वहीं अगर आप प्रेशर और 1/v के बीच ग्राफ बनाते हैं तो आपका बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात होता है। और जब आप लॉग पी और लॉग वी के बीच बनाते हैं ग्राफ, लॉग पी और लॉग बी के बीच आप बनाते हैं तो आपका कुछ ऐसा नेगेटिव आता है ग्राफ, क्योंकि इसका जो नेगेटिव होता है स्लोप भी होता है, इसलिए आपका जो होता है कि नेगेटिव मतलब इस तरीके की लाइन बन के आती है जो बाई इंटरसेप्ट यानी कि बाई को लाइन को काटती है, ठीक। इस तरह से पढ़ा करो, ऐसे करके एक एक पॉइंट आपका याद रहेगा, ठीक है। जब भी रिवीजन भी किया करो तो लिख लिख के किया करो ऐसे करके, ताकि आप सामने वालों को पढ़ा सको। ओके, देखो जरा देर में आपको रिवीजन करवा दिए ग्राफ आप सब। बताओ, केमिस्ट्री तो आपकी ऐसी कर देंगे, ऐसी ना कि आप भी कहेंगे सर सिगरेट हो, टोफू कबूल हो रो। और कितना लोग मिठाइल तो हर बात अलगे वहाँ, तो हर के दिलवा दे हो बल्ले जाते अलगे वहाँ, हमको आरानी खतरा हेडिंग डालो अपनी कॉपी में मेरे बच्चों। गैसियस लॉ, गैसियस लॉ, गैसियस लॉ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ गैसियस लॉ जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनसे ही हमारे लिए बहुत चीजें काम में आएंगी। हेडिंग डालो अपनी कॉपी पे गैसियस लॉ। देखो गैसियस लॉ में हमारे आते हैं, सबसे पहले बॉयल्स लॉ आता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ से मिलकर के ये जो बनती है क्या हमारी बनी थी आइडियल गैस इक्वेशन भी बनी थी हमारी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इसी से बनी थी। बॉयल्स लॉ क्या होता है हमारा, कुछ चीजें पहले जो मेन चीजें शॉर्ट उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ इसका मतलब होता है प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वॉल्यूम के। प्रेशर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, किसके, वॉल्यूम के जो होता है वो आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और फिक्स्ड, इसकी क्या होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। गैस की जो अमाउंट होती है वो भी आपकी होती है बिल्कुल फिक्स्ड होती है, ठीक है। अगर मैं इसी के लिए लिखना चाहूँ, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका,
तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 हम भी इसके लिए लिख सकते हैं सर। P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये बन ही लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन को नहीं कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पॉइंट आपका क्लियर मैं करवा रहा हूँ, ठीक। तभी आपको पता है कि गैस इक्वेशन जो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आपका इतना पूरा पोर्शन का मतलब जो कॉन्सेप्ट होगा, कल भी मैंने आपको बताया था, तो ये आपका बॉयल्स लॉ को ही फॉलो करेगा। बॉयल्स लॉ ही बताता है आपका बॉयल्स लॉ के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब आता है एक अपना चार्ल्स लॉ। क्या आता है अपना? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है सर? देखो मैं प्रूफ तो करवाने वाला नहीं हूँ, सही है, लेकिन जो जो मेन पॉइंट होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ये जो लेक्चर्स हैं क्लास 11th के भी बच्चे देख रहे हैं, तो उन्हें भी एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मान लो अगर स्कूल में कभी इनके टीचर ने उनसे पूछ लिया कि आप कर तो रहे हो जीए की तैयारी, कर तो रहे हो नीट की तैयारी, कि आपको बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पता है, आप रट तो आए आइडियल गैस इक्वेशन आपकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, क्या आपको पता है कि मतलब ये आती कहाँ से है? तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपका चार्ल्स लॉ होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर वो होता है आपका इन केल्विन में। किस में होता है? केल्विन में होता है आपका यहाँ पर सर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज प्रेजेंट इन केल्विन इन द कॉन्सेप्ट इन यूनिट, ठीक है। जो यूनिट होती है वो होती है आपकी केल्विन। इंग्लिश खराब है लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, ठीक है। आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप कॉन्सेप्ट से बता देंगे। तो अगर हम मैं इसके लिए जैसे मैंने उसे P1V1 लिखा था, तो मैं इसके लिए V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बताओ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर, समझ गए सर, ठीक है सर, समझ गए तो फिर ठीक है, तो फिर तो सही है, बढ़िया है। और क्या है, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ भी बनाऊंगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर मैं ग्राफ भी बनाऊंगा, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा बन के आएगा कुछ, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ऊपर अगर मैं बॉयल्स लॉ में बनाऊंगा ग्राफ, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका बन के आएगा सर, ठीक है। ठीक है सर, बस समझ गए, समझ गए हो तो फिर बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक। ठीक है सर, अब ये तो मैंने आपके लिए पढ़ा दिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहले सर तो मैं आपको इतना करवा देता हूँ इरेज, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। देखो मेन जो थे गॉसियस लॉ हमारे यही है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इन्हीं से ही हमारी गैस इक्वेशन बनती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और यही था जो था इसका गैसेस लॉ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे सर? हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं बच्चों। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पे चलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितना भी था वो हमने कवर कर लिया है कॉन्सेप्ट, और भी आगे होंगे वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी आज की जो लेक्चर में पूरी होगी वो आपकी थ्योरी होगी, सही है। देखो मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आप लोगों को अभी चाहे कुछ करें या ना करें, बस आपको नोट्स भी चाहे आप क्लास के बाद बना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है आप लोगों को बिल्कुल सुनना है एक एक पॉइंट को। जितना मैं यहाँ पर बता दूं आपको वो सभी आपको सुनना है एक एक पॉइंट को। कितने क्या होते हैं कि सब थ्योरी बेस्ड बचा है इस लेक्चर में, अभी जो जितना है, जितना हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नंबर 1 पे जो आता है, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारा आता है सबसे पहले वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या मैं सीधे ही पढ़ा दूं कि इनके सबके नाम लिखवाऊं पहले या वो करूं? मैं पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है हमारा, ठीक है। पहले मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिखूंगा तो वैसे टाइम ही होगा अपना खराब। देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सॉरी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसमें हमारे 5-6 आते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारे लिए लेवोजियर ने दिया था। दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमारे लिए प्राउस्ट ने दिया था। उसके बाद जो तीसरा आता है आपका वो आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो आपका जॉन डाल्टन ने दिया था। वहीं आपका चौथा जो आता है वो आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो आपका रिक्टर ने दिया था। और पांचवा जो आता है वो आता है आपका गैलिसॉक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो आपको पता है नेम से ही लग रहा है कि गैलिसॉक लॉ यानी कि गैलिसॉक ने दिया था।
और छठा जो है आपका वो है अवोगाद्रो लॉ, जिससे भी आपको पता चल रहा है कि वो अवोगाद्रो ने दिया था। तो एक तो 6 हैं हमारे लगभग। जो मैंने आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताया था वो आपका अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए वो पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है उससे क्वेश्चन भी बने, तो आपको समझते हुए चलने हैं सब, ठीक है। अब जब हम पहला पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमें पता होना चाहिए किसने दिया था। ये हमारे लिए दिया था लेवोजियर साहब ने। लेवोजियर साहब ने, इनकी आप इनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लेवोजियर जो है, लेवोसियर ने दिया था 1789 में, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, वो दिया था लेवोसियर ने 1789 में, ठीक है। अब कहता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमसे कहता है कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि यह एक ऐसे प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें जो आपका मास होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, ना तो हम उसे बना सकते हैं ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। यही पॉइंट हमसे कहता है, ठीक है। इन अ केमिकल चेंज, ठीक है, इन अ केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन कंजर्व, ठीक है। टोटल मास जो होता है आपका इसमें कंजर्व रहता है सर, बिल्कुल रहता है, तो हाँ बढ़िया बात है, रहता है। देखो आप पहले सर तो मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ इसकी डेफिनेशन, ओके। डेफिनेशन आप लोगों को लिख लेनी है कि डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। डेफिनेशन हमसे कहती है कि इट स्टेट दैट मैटर, इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन दी केमिकल रिएक्शन, इन दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। इन अ केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, इन अ केमिकल चेंज, इन अ केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इन अ केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितना भी मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम मतलब बैलेंस करते हैं रिएक्शन को वो भी हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए बता दूं, एग्जाम्पल के लिए कि H2 प्लस O2 बनके मिलके आपका वाटर बनाता है, पानी बनाता है, सही है आपके लिए। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो आपका पानी निकलता है, ठीक है, पानी बनता है, ठीक। अब जब आप देखो इसे बैलेंस करोगे तो इधर है आपके 2 हाइड्रोजन, इधर है 2 ऑक्सीजन, हम इधर 2 ऑक्सीजन कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन हो गए 4, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 से कर देंगे हम इधर मल्टीप्लाई, तो यह हो गया आपका बैलेंस हो गया सर, ठीक है। क्या हो गया, बैलेंस हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इधर जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका देखें तो आपका 4 ग्राम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का खुद का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट वो होता है 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा मतलब 2, क्योंकि 2 ग्राम हो जाएगा, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर रखी है तो हम 2 गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 दूनी 4 ग्राम आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के। ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक वेट होता है वो होता है 16, में यहाँ पर 2 दे रखे तो हो जाएगा हमारा 32 ग्राम। अब अगर आप देंगे तो 32 और 4 कितना होता है, 36, 36 होता है, नहीं होता, बताओ, 32 और 4 होता है 36 ग्राम। अब जो आप इधर वाटर का देखेंगे तो वाटर का जो होता है एटॉमिक वेट वो होता है आपका 18, क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल दे रखे हमारे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 36 ग्राम। क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि इधर जितना वेट है उतना ही इधर है? तो देखो मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया, प्रूफ। अभी तक आपने वगैरह की केवल डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन मैंने आपको प्रूफ दे दिया, प्रूफ, ठीक है, विद प्रूफ के साथ, कि देखो जो रिएक्टेंट का मास है वही आपके प्रोडक्ट का भी मास है, पूरी रिएक्शन में आपका मास कंजर्व है, ओके। तो आई होप ये वाला आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब अगला जो आता है हमारा वो आता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ कांस्टेंट। अगला जो आपका आता है लॉ वो आता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। दूसरे नंबर का जो आपका लॉ आता है वो आता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो आपका दिया था जे प्राउस्ट ने, ठीक है ना, मतलब प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है, प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। प्राउस्ट भाई साहब हमारे जो थे इन्होंने 1799 में आपका ही दिया था। मैं तब तक इसमें इंक डाल लेता हूँ, आप इसका मतलब हेडिंग बना लो अच्छी तरीके से, क्योंकि अपनी इंक हो गई है इसमें, देखो खत्म।
ठीक है। आप हेडिंग डालो अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। हम तब तक डालते हैं इसमें इंक, आप डालो हेडिंग। अरे नीना ना नीना 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 ना लगे माँ, अरे तुम्हारे के दिल में हम मरने जाते हैं माँ। तो और सुनाओ, आप लोगों को बढ़िया लग रही है केमिस्ट्री वेमिस्ट्री हैं? कमेंट में कुछ रिव्यू रिव्यू दे दिया करो यार। यूट्यूब भी हमारी बात को सुन रहा है, वीडियो ज़्यादा प्रमोट ही नहीं कर रहा है और बच्चों के साथ भेज ही नहीं रहा है, पता नहीं कुछ ही लोग देख रहे हैं रोज के, बस 100-200 लोग। कोई बात नहीं है, मेरे पास अगर 2 बच्चे भी होंगे फिर भी मैं उनके लिए पढ़ाऊंगा। कभी तो होगा हमारा चांस कि यूट्यूब भी हमारी वीडियो को प्रमोट करेगा, बच्चों के पास भेजेगा। यूट्यूब वालों अगर सुन रहे हो ध्यान से सुन लो, ठीक है। इस वीडियो में हम देखो पढ़ा नहीं थे, मेहनत करना है, आप भेज दो वीडियो को, सही है। क्या आता है कि हमारे द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो आपका प्राउस ने दिया था 1799 में, ये हमसे क्या कहता है लॉ, ये कहता है कि आ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हमारा, या गिवन कंपाउंड मतलब कोई भी एक कंपाउंड आपके लिए दिया होता है, ठीक है। ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, हमेशा उनका सेम, मतलब जैसे मान लो कोई भी मैंने लिया कंपाउंड, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक एक कांस्टेंट वैल्यू है कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन होगा और 2 ही ऑक्सीजन होंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आपने 2 C2 कर दिए या फिर 4 ऑक्सीजन कर दिए, मतलब 5 ऑक्सीजन कर दिए, ऐसे ऐसे, तो ऐसा कभी फॉर्मूला बन के नहीं आएगा, सही है। तो यही बात होती है इसमें। और प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। उसे बनाने के लिए जो आपका मेथड वेथड लगता है, मतलब कहने का मतलब कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एक कांस्टेंट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, सही है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें थ्योरी ही पता होनी चाहिए कि आप तो पूरा की पूरा ऐसे ही स्टेटमेंट उठा के दे दें। आ गिवन कंपाउंड, आ गिवन कंपाउंड, आ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली, ऑलवेज कंटेन exactly, a given compound always contain exactly the same proportion of element, the same proportion of element, the same proportion of element by weight irrespective, by weight irrespective, by weight irrespective of their source or method, of their source or method, of their source or method of preparation, method of preparation। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल भी लिखवा दो, तो लो एग्जाम्पल भी एक लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया आपका CO2 गैस, जो आपकी हो रही है रिलीज, टूट रही है तो आपके कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट रही है, ठीक है। कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट रही है, ठीक है। O2 गैस में आपकी जो है टूट रही है, सही है। अगर आप देखेंगे तो इधर जो है आपका 44 ग्राम CO2 है, कार्बन जो है इधर वो है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है आपकी वो है इधर 32 ग्राम, ठीक है। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये दोनों मिला करके आपका 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 ग्राम हो जाएगा, सही है। कहने का मतलब क्या है कि 44 ग्राम CO2 हैज 12 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। इससे क्वेश्चन का मतलब, इससे मतलब एग्जाम्पल के कहने का मतलब क्या है कि 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 के पास 12 ग्राम कार्बन है प्लस में 32 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी कि एक एग्जैक्ट अमाउंट है कि इतने ही अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमेशा, ठीक है। कोई ये नहीं कि कहीं पर आपका 6 ग्राम हो जाए या फिर आपका 8 ग्राम हो जाए, ठीक है। जो आपका वो है वो आपके उतने में ही होगा, सही है। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर में ही होगा हमारा, जो भी आपका एलिमेंट है सब वो एग्जैक्ट नंबर में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा है, वो भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है हमसे, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमसे कहता है कि डाल्टन भाई साहब ने दिया था, किसने दिया था, डाल्टन भाई साहब। तो डाल्टन भाई साहब का कहना है, डाल्टन भाई साहब का कुछ कहना है कि व्हेन
वन एलिमेंट कंबाइन विद द अदर एलिमेंट, मतलब मान लो जब भी कोई एलिमेंट है कि मान लो व्हेन वन एलिमेंट ए है वो कंबाइन कर रहा है किसी अदर एलिमेंट के साथ, ठीक है, बी के साथ कंबाइन कर रहा है, व्हेन वन एलिमेंट ए इज कंबाइन विद अदर एलिमेंट, ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड, टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट, मान लो इन्हें सी और डी बना दिए गए कंपाउंड, ठीक है। द मास ऑफ वन एलिमेंट, तो किसमें से किसी एक एलिमेंट का मास, ठीक है, द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द कांस्टेंट मास ऑफ द अदर, वो जो कंबाइन कर रहा है दूसरे के कांस्टेंट मास के साथ, बियर इज अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ एक सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे, सही है, यही हमसे कहता है। ये मैं आपके लिए पूरा यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल बता देंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, समझते हैं, मतलब लिखते हैं थ्योरी इसकी कि क्या कहता है हमसे कि व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन, व्हेन वन एलिमेंट कंबाइन, when one element combine with the other element, with the other element, with the other element, when one element combine with the other elements to form two or more, to form two or more different compound, different compound, two or more different compound, the mass of one element, the mass of one element, the mass of one element which combine with a constant mass, which combine with a constant mass, constant mass of the other, of the other, bear a simple whole number ratio to one another, a simple whole number ratio to the other। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपके लिए थ्योरी लिखवा दी इसकी कि इसमें कितनी थ्योरी थी, सही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो यहाँ पर एक जिनॉन लिया और एक फ्लोरीन ले लिया, सही है, इससे आपके मतलब जो कंपाउंड बना है वो बन रहा है जिनॉन F2 बन गया, ठीक है, आपका जिनॉन F4 बन गया आपका, ठीक है, और जिनॉन F6 बन गया आपका। वहीं मैं अगर आपसे कहूँ कि जिनॉन क्या एक मतलब जो है कोई भी ऐसे नहीं बनेगा कि जिनॉन 0.31 या फिर फ्लोरीन जो है 5.98, मतलब कभी भी डेसिमल पॉइंट में भी इनकी वैल्यू नहीं आएगी, इनकी जो आएगी एग्जैक्ट वैल्यू वो ऐसे ही आएगी, होल नंबर रेशियो में इनका आएगा कि अगर आपने एक जिनॉन लिया है तो एक ही जिनॉन होगा, दो जिनॉन लिए तो दो जिनॉन होंगे, ऐसा नहीं कि आपने आधा जिनॉन ले लिया आधा फ्लोरीन ले लिया बोले बना दिया उसका कंपाउंड, यार ऐसा कोई थोड़ी ना होता है यार, बताओ। मतलब सिंपल बात है कि हाँ जब आप एक जिनॉन लेंगे होल नंबर रेशियो में तो लेंगे, जैसे मतलब जब आप कुछ मान लो मैं क्या कहूँ, हाँ जब मान लो आप मोबाइल ही लेने जाते हैं, सही है, मोबाइल लेने जाते हैं कहीं, मान लो आप दुकान में मोबाइल खरीदने गए तो क्या आप आधा मोबाइल लेके जाते हैं कि भैया हमारे लिए आधा मोबाइल काट के दे दो, ठीक है, आधे मोबाइल के हमारे पास रुपए नहीं है, लेना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। तो वैसा ही यहाँ पर कि आप कोई आधा कोई थोड़ा जिनॉन ले आओ कि हाँ बस बोले आधा या फिर 1.5 ग्राम दे दो जिनॉन, हो गया काम भाई, वो पूरा मिलेगा आपके लिए, सिंपल होल नंबर रेशियो में मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका, ऐसा मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया। तो ये जो है जिनॉन F2 भी वैलिड है, जिनॉन F4 भी वैलिड है, जिनॉन F6 भी वैलिड है, लेकिन जिनॉन 0.31 और फ्लोरीन 5.91 ये कोई थोड़ा ना वैलिड हो जाएगा यार, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही मिलेगा आपके लिए हर टाइम में। तो इतना नोट कर लो, सही है। उसके बाद पढ़ेंगे मतलब गैलुसॉक लॉ पढ़ेंगे, फिर अवोगाद्रो लॉ अपना पढ़ेंगे, सही है, इतना आप नोट कर लो, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। ठीक, करो नोट करो जल्दी से, टाइम भी हो रहा है अपने लोगों का। इरेज करते हैं हम ऊपर से, सही है, तब तक ऊपर तो कर ही लिया होगा। लिख लो अगला कौन सा, चौथा वाला, गैसियस लॉ ऑफ गैलुसॉक,
गैलूसॉक, गैलूसैक, गैलूसैक भाई साहब आ गए हमारे गुल्लू सैक। ठीक है, मैंने पहले कहता था गुल्लू सैक, ठीक है, जब मैं छोटा था तब। 1808 में उन्होंने दिया था। ये कहते हैं कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई भी गैसेस कंबाइन होती हैं और कुछ प्रोड्यूस करती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वो शो करती हैं एक सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम का। ठीक है, प्रोवाइड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, किस पर? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर सभी गैसेस प्रोवाइड करती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोपोर्शन। ठीक है, यही बात हो जाएगी अपनी, लिख देंगे सर। ठीक है सर, when gases combine or are produce, when gases combine or are produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio, ठीक है, by volume provided all gases are at the same temperature and सेम प्रेशर। ठीक है सर, समझ गए, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, आपने जितना भी बताया सब समझ में आ गया। अब सर एक एग्जांपल बता दो यार जल्दी से यार, सड़कता भड़कता सा कुछ गजल सुना दो। हैं अरे गजल सुनाने के लिए भी थोड़ी ना आए हम यहाँ पर, एग्जाम्पल बताने के लिए आए, वो बताएं। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर नाइट्रोजन, फिर मैंने लिया हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों को मिलाया, बन गया हमारा अमोनिया। क्या बन गया? अमोनिया। बैलेंस करो सर इक्वेशन को, देखो 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तो नाइट्रोजन हो गए और 6 हो गए आपके पास क्या? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 से कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई होगी अपनी बैलेंस। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। कैसे क्या? ऐसे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का 1 लीटर बन रहा है, हाइड्रोजन का बन रहा है यहाँ पर 3 लीटर और यहाँ पर जो बन रहा है 2 लीटर। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा था कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट हमसे कह रहा है कि व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। इनका भी देखो सिंपल रेशियो है, सबका बताओ, कोई पॉइंट वाइंट में तो है नहीं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। अब कहता है हमसे एवोगाड्रो लॉ। अगले भाई साहब आते हैं एवोगाड्रो। मतलब इनके नाम देखते हो तुम लोगों की, इनके नाम कौन रखता है यार? कौन से पंडित जी रखते हैं यार? इन लोग मतलब पता नहीं कैसे नाम रख देते हैं। बोले प्राउस्ट, डाल्टन, एवोगाड्रो, गुल्लू सॉक, बताओ गैलू सॉक, क्या क्या मतलब लोग नाम रखते हैं यार अपने। अंग्रेज लोग भाई ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ, बताओ। और हमारे यहाँ के नाम देखा तुम लोगों ने? रामलाल, राम गोपाल, हरिया, ऐसे नाम होते हैं हमारे यहाँ, बताओ। कैसे नाम होते हैं यार। देखो एवोगाड्रो लॉ जो होता है ये 1811 में हमारे लिए बताया गया था कि एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब एक सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम जो होते हैं वो कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर पहले, उसके बाद बताते हैं। इन 1811 में बताया गया था। इन 1811 एवोगाड्रो प्रपोज दैट इन 1811 में एवोगाड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस equal volumes of all gases at the same temperature and pressure, and pressure. Okay sir, at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है, यही है हमारा एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, उनने सिंपल सी इतनी बात कही थी, मैंने यहाँ पर आपके सामने बात लिख दी है। बोले सर अब एग्जाम्पल बता दो यार। एग्जाम्पल हमें देखो बहुत पसंद है, तो सही बात है, एग्जाम्पल लिखना भी जरूरी है। देखो मान लो मैंने लिया है यहाँ पर 8 लीटर ऑक्सीजन ले लिया, 8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर 8 लीटर ऑफ मेथेन गैस, 8 लीटर ऑफ मेथेन गैस। मैंने लिया यहाँ पर 8 लीटर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस।
8 लीटर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 नॉट SO4। ठीक है, ये जो तीनों होते हैं इनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू मीथेन इज इक्वल टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। वहीं इसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन बराबर में मीथेन के बराबर में सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो कि इसमें हमने इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो आपके लिए बताया था, एक सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप देखें तो इसका भी 8 लीटर है, इसका भी 8 लीटर है, इसका भी 8 लीटर है। ऐसा अगर आपके लिए दे रखा और बोला हो कि 8 STP की टेम्परेचर और प्रेशर तो STP पे ही होते हैं, तो आप सिंपल लिख देना कि इन सभी के मोल्स और इनके मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, बराबर, चाहे कोई कुछ भी हो जाए हमेशा। ये अवोगाद्रो भाई साहब ने बताया तो हाँ बात सही थी उनकी। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए, सही है। अब आज का एक लास्ट लॉ बचा है आपका, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो आपका रिक्टर ने दिया था भाई साहब ने, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिक्टर। अब पता नहीं इसे रिक्टर कहते हैं या रिचटर कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं रिचटर, इन्होंने दिया था। ठीक है, गिवन बाय, इनने जो है अपना दिया था ये लॉ। ठीक, गिवन बाय रिक्टर रिक्टर, मैं तो रिक्टर कहता हूँ, सही है। आप पूछ रहे हैं कि इनके भाई नाम जो होते हैं हमारे अंग्रेज लोगों के ऐसे से होते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, बताओ। ठीक है, यही वाला आज का लॉ जो है लास्ट ये बचा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कहता क्या है, क्या कवि का कहना क्या है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब दो एलिमेंट आपके कंबाइन होते हैं एक तीसरे मास के थर्ड एलिमेंट के साथ, मतलब एक थर्ड एलिमेंट की कंबाइन मतलब फिक्स रेशियो के फिक्स्ड मास के साथ, then the ratio of their masses in which they do so in either same or some whole number ratio multiple of the either in which they combine with each other। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ए, ले लिया, इधर रहने दो, इधर तो लिख लिया अपने डेफिनेशन, मैंने लिया ADC। ठीक है, तो जब आप देखोगे ये जो है मैंने आपका लिया ए, ठीक है, तो जब आपका कंपाउंड जो है आप ए से जो है सी भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपका ए से सी, ए C2 बन गया आपका कोई भी कंपाउंड। ठीक है, और जब आप बी से सी पे जाओगे तो भी आपका एक कंपाउंड बन सकता है B1C1। जब आप ए से बी पे जाओगे या फिर बी से मतलब ए पे जाओगे तो आपका ए भी बन सकता है AB2। ठीक है, मतलब इन तीनों से आप एक दूसरे से मिलकर के कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, तीनों को जब आप मिलाओगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। देखो पहले सबसे डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर विद एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, लिख देते हैं when two elements combine, when two elements combine separately with a fixed, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, mass of third elements, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple, same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other, आप आएगा सर कि आपने इनकी सबकी हमें डेफिनेशन भी लिखवा दिया और समझा भी दिया। वैसे तो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन आप क्यों लिखवा रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊं, ये थ्योरी भी मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूरी थ्योरी ही ऐसे उठ के स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन में आपकी डायरेक्ट आ जाती है, इसलिए ये थ्योरी भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ऐसे बताया था, मैं एक सीधा एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कार्बन ले लिया, यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, सही है। अब मैं अगर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा हूं तो मेरा कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है? CO2 बन सकता है सर, बिल्कुल भी बन सकता है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपका ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ जाऊं तो मेरा H2 बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है।
अगर मैं हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ जाऊं या कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जाऊं तो मेरा मीथेन बन सकता है, बिल्कुल सर बन सकता है। तो इस मतलब टाइप का एक ट्राइंगल फॉलो हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल फॉलो होता है, सही है। यही होता है आपका द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे करके आप बना सकते हैं, सही है। तो ए हो गया अपना, सही है। ए सभी मैंने आपको लॉ भी बता दिए, इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अब आपको। आज के लेक्चर में यही था हमारा, सब आपके थाली में परोस के रख दिया, बस आपको खुद को उठा के खाना है, सही है। थाली में परोस के यानी कि बोर्ड पे मैंने परोस के रख दिया है, अब आपको इस सबको अपनी कॉपी में उठाना है, यानी कि वही आपको खाना है, सही है। पूरा आपको नोट से सब रिवाइज कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो आज के लिए था इतना ही हमारे पास, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सही है। तब तक के लिए ऐसे ही रहें आप और रिविजन करते रहें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। और बताओ आज कैसा लग रहा है जब हमारे श्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है? कुछ खुशी हो रही है महसूस या नहीं हो रही है? दो शब्द कह के जरूर जाना, ठीक है, कमेंट में उनके लिए, और अपनी इस स्टडी के लिए कि कैसा लगा, कैसा समझ में आया या नहीं आया समझ में, सही है। तो चलो मिलते हैं। लेक्चर पसंद आया तो वीडियो पे को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो, स्टोरी स्टेटस पे हर जगह लगा दो, ठीक है, स्टोरी स्टेटस पे हर जगह लगा दो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम हैं आपके साथ, समझते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ, बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं, काफी लोग देख भी रहे हैं, ठीक है, रोज का डेली का उसमें कंटेंट भी पड़ रहा है। अगर नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन जरूर हो जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठोके, ठीक, राम राम।